हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में निजी क्षेत्र से बाकी था, तो फिर से इसमें देखते हैं निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र यह अर्थतंत्र का सबसे प्राचीन स्वरूप है। व्यावसायिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ ही इन्हीं क्षेत्र से हुआ था। पूर्व समय में व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ निजी क्षेत्र से ही संचालित होती थी। निजी क्षेत्रों की कई मर्यादाएं और समय की कई विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र अस्तित्व में आए। देश के अर्थतंत्र में निजी क्षेत्र का आज भी महत्वपूर्ण योगदान है। देश की आर्थिक प्रगति निजी क्षेत्र की आभारी है। राष्ट्रीय आय में निजी क्षेत्र का विशेष योगदान होता है। निजी क्षेत्र का अस्तित्व शताब्दियों से चला आया है। समय व परिस्थितियों के कारण उसमें निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे हैं। निजी क्षेत्र का विकास हो, इसलिए सरकार ने सकारात्मक अभिगम को स्वीकार किया। इसके लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं अर्थ। व्यवसाय का संचालन कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा लाभ के उद्देश्य से किया जाए तो उन्हें निजी क्षेत्र कहा जाता है। निजी क्षेत्र में व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त परिवार, सरकारी समिति और संयुक्त हिस्से वाली कंपनी का समावेश होता है। लक्षण देखते हैं। सबसे प्राचीन स्वरूप। निजी क्षेत्र या व्यावसायिक इकाइयों का सबसे प्राचीन स्वरूप है। व्यावसायिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ ही इस स्वरूप से ही हुआ था और आज भी निजी क्षेत्र अस्तित्व में है। सेकंड है अर्थतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान। भारतीय अर्थतंत्र में सबसे बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का है। निजी क्षेत्र के बिना अर्थतंत्र की कल्पना करना ही मुश्किल है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। निजी क्षेत्र प्रारंभ से ही परिवर्तनशील रहे हैं। समय व परिस्थितियों के अनुसार व्यावसायिक स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं। चौथा है लाभ को प्राथमिकता और सामाजिक दायित्व को स्वीकार। निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना भी होता है। लाभ के उद्देश्य के साथ साथ सामाजिक दायित्व का उद्देश्य भी निजी क्षेत्र ने स्वीकार किया है। इसके उपरांत पर्यावरण रक्षण, महिला सशक्तिकरण, साक्षरता इत्यादि जैसे सामाजिक ख्याल भी निजी क्षेत्रों ने स्वीकारा है। इस तरह लाभ को प्राथमिकता देकर के सामाजिक दायित्व को भी स्वीकार किया है। नेक्स्ट है विश्व के समस्त देशों में अस्तित्व। निजी क्षेत्र एक अथवा दूसरे स्वरूप में विश्व के समस्त देशों में देखने को मिलते हैं। इसके लिए प्रत्येक देश में निश्चित रूप से अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन समस्त देशों ने निजी क्षेत्र का अस्तित्व स्वीकारा है। पांचवा है विश्व के समस्त देशों में अस्तित्व। निजी क्षेत्र एक अथवा दूसरे स्वरूप में विश्व के समस्त देशों में हमें देखने को मिलते हैं। इसके लिए प्रत्येक देश में निश्चित रूप से अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन समस्त देशों में निजी क्षेत्र का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का समावेश। व्यावसायिक प्रवृत्तियां एक से अधिक देशों में करने वाली व्यावसायिक इकाई को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में पहचाना जाता है। 19वीं शताब्दी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने विश्व में वर्चस्व बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। बहुत सी कंपनियों ने एक से अधिक देशों में उत्पादन व विक्रय करना आरंभ किया, जिसके कारण समग्र विश्व के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सातवां है रोजगार का सृजन। समग्र विश्व में आज भी सबसे अधिक रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र प्रदान करते हैं। आर्थिक प्रवृत्तियों के विकास के कारण अधिकांश लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच अंतर। तो मालिकी। सार्वजनिक क्षेत्र में मालिकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर दोनों की संयुक्त रूप से हो सकती है। निजी क्षेत्र में मालिकी व्यक्ति की या फिर व्यक्तियों के समूह की होती है।
अंकुश, सार्वजनिक क्षेत्रों की मालिकी सरकार की हो तो जिससे सरकार ही अंकुश आसानी से रख सकती है। निजी क्षेत्रों में सरकार विभिन्न कानून या नियम के द्वारा नीति विषयक अंकुश रख सकती है। मुख्य उद्देश्य, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण का होता है, जबकि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सामान्य लाभ का होता है। मुनाफाखोरी, सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी अंकुश के कारण मुनाफाखोरी नहीं करते, लेकिन निजी क्षेत्र मुनाफाखोरी करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्वरूप, सरकारी विभाग, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त परिवार, सरकारी समिति, संयुक्त हिस्से वाली कंपनी निजी क्षेत्र के उदाहरण है। तो इस प्रकार इन दोनों में यह डिफरेंस देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है स्थानीय साहस, ऐसे साहस जो अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित रखे तो उन्हें स्थानीय साहस कहा जाता है। ऐसे साहस सामान्यतः प्रारंभ से ही व्यावसायिक प्रवृत्तियों के लिए किसी निश्चित राज्य प्रदेश के वातावरण का अध्ययन करते हैं और उसके अनुसार अपने बाजार में व्यूह रचना का निर्माण करते हैं। सेकंड है वैश्विक साहस, व्यावसायिक इकाई राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर अर्थात एक से अधिक देशों में अपनी प्रवृत्तियां फैलाए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहस के रूप में पहचाना जाता है। स्थानीय बाजार के अनुभव का उपयोग करके अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियों का विस्तार विदेश के बाजार पर फैलाते हैं, जिससे विदेश के बाजारों में अपनी शाखा द्वारा स्थानीय बाजार की व्यूह रचनाओं का भी उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे साहसों को बहुराष्ट्रीय साहस कहा जाता है। ट्रांसनेशनल साहस समग्र विश्व में उत्पादन, विक्रय, निवेश और अन्य व्यावसायिक प्रवृत्तियां करते हैं। ये ऐसे संकलित साहस है जो कि समग्र विश्व की साधन संपत्तियों का उपयोग करके विश्व के बाजारों में से लाभ प्राप्त करते हैं। अब हम इसके लक्षण देखते हैं। एक से अधिक देशों में व्यवसाय, वैश्विक साहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बृहद पैमाने पर कार्यरत होते हैं। ये विश्व के एक से अधिक देशों में करते रहते हैं। अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां अलग अलग देशों में एक साथ अलग अलग प्रकार से करते हुए ये दिखाई देते हैं। सेकेंड है प्राधान्य, वैश्विक साहस निवेश, उत्पादन और वितरण से संबंधित प्रदेश की विशेष बातों को महत्व देते हैं। प्रत्येक देश की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यवहार लक्ष्य मान्यताएं अलग अलग होती हैं और ऐसी बातों को ध्यान में रखकर वैश्विक साहस संबंधी देश में अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां फैलाते हैं। तीसरा है कद और विक्रय, वैश्विक साहसों का कद और विक्रय विशाल पैमाने में होता है। कई बार अमुक छोटे देशों की कुल राष्ट्रीय आय की तुलना में वैश्विक साहसों के विक्रय की आय अधिक होती है। चौथा है आर्थिक सुदृढ़ता, वैश्विक साहस आर्थिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। कई बार वह बहुत ही कम लाभ अथवा आवश्यकता हो तो नुकसान उठा करके भी बाजार का विकास कर सकते हैं। वैश्विक साहस आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने से बृहद पैमाने में उत्पादन और विक्रय के बारे में आयोजन बना सकते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक वर्चस्व, वैश्विक साहसों की बहुत ही सुदृढ़ आर्थिक स्थिति होने से उनका राजनीतिक वर्चस्व भी अधिक होता है। वे कई बार अपनी अनुकूलता के अनुसार आर्थिक नीति को भी संबंधित देश के राजनीतिक नेताओं द्वारा बनाया सकते हैं। छठा है वफादारी, वैश्विक साहस विश्व के अनेक देशों में एक साथ व्यवसाय करते हैं, परंतु कई बार वे संबंधित देश के प्रति वफादार नहीं होते।
लेकिन वे अपने मुख्य देश के प्रति वफादार होते हैं। 7वां है आर्थिक सुदृढ़ता वाले देशों का उद्भव। वैश्विक साहसों का उद्भव अधिकांशतः आर्थिक रूप से विकसित देशों में होता है, जबकि वे अपनी व्यावसायिक प्रवृत्तियां अधिकांशतः विकासशील और अल्प विकसित देशों में करते हैं। नेक्स्ट है संशोधन और विकास हेतु अधिक खर्च। वैश्विक साहस संशोधन और विकास के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं तथा अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। वे अपनी आय का अधिकांश भाग संशोधन और विकास के पीछे खर्च करके नई वस्तुएं, सेवाएं और आधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति अपना सकते हैं। नेक्स्ट है 9वां है जीवन शैली में परिवर्तन। वैश्विक साहस अपने उत्पादन या सेवा के विकास के लिए आवश्यकता अनुसार संबंधित देश के लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं। ऐसे परिवर्तनों का आरंभ मूलभूत आवश्यकताओं से करते हैं। अभी हम देखते हैं भारत और वैश्विक साहस। 1991 से पूर्व भारत में वैश्विक साहसों का प्रवेश मंद गति से हुआ था। उदारीकरण की नीति अपनाने के पश्चात वैश्विक साहसों का प्रवेश और प्रसार तीव्र गति से हुआ। वैश्विक साहसों को अंतर्राष्ट्रीय कंपनी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में पहचानी जाने लगी। ऐसी कंपनियों की सूची बनाएं तो ऐसी सूची 2 प्रकार से बन सकती है। दूसरे देशों में से भारत में आकर व्यवसाय करने वाले वैश्विक साहस जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड, नोकिया, सोनी, जनरल मोटर्स, यह सूची काफ़ी लंबी हो सकती है। अब तो बहुत सी भारतीय कंपनियां अन्य देशों में जाकर के व्यवसाय करती है, जैसे कि इन्फोसिस, रिलायंस, मारुति, विप्रो, ONGC, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स। यह सूची भी काफ़ी लंबी हो सकती है। भारत में कई औद्योगिक ग्रह इस समय अपना धंधा विदेशी बाजार में भी विकसित कर रहे हैं। ऐसे साहस अथवा कंपनियां विश्व के अधिकांश देशों में वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करते हैं। वैश्विक साहसों के विक्रय और आय राष्ट्रीय कंपनियों की अपेक्षाकृत अधिक होती है। इस तरह वैश्विक साहस संपूर्ण विश्व के अर्थतंत्र पर अपनी विशाल पूंजी, अधिक साख और अद्यतन तकनीक के कारण असरकारक सिद्ध हो रहे हैं। तो वैश्विक साहस के कारण क्या होता है कि विदेशी कंपनियां यहाँ आकर क्या करती हैं, अपनी चीज़ों को बेचती है और यहाँ की कंपनियां दूसरे देशों में जाकर अपना माल बेचती हैं। तो इस प्रकार वैश्विक साहस क्या कार्य करता है, अधिक मात्रा में पूंजी लगाकर अधिक साख और अद्यतन तकनीक के कारण यह बहुत ही असरकारक सिद्ध हुआ है विश्व की प्रगति में। नेक्स्ट है संयुक्त साहस। व्यावसायिक इकाइयाँ अपने परस्पर हितों के रक्षण हेतु जुड़े तो उन्हें संयुक्त साहस कहते हैं। इस तरह जुड़ने वाली इकाइयों में निजी, सरकारी मालिकी के अथवा वैश्विक साहस हो सकते हैं। ऐसे साहस दीर्घ अवधि के लिए होते हैं। किसी भी कद वाली इकाइयाँ अपने व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा करने के लिए और परस्पर हितों के रक्षण के लिए जुड़ते हैं। संयुक्त साहस दोनों पक्षों की आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। संयुक्त साहस यदि 2 पृथक पृथक देशों की व्यावसायिक इकाइयों के मध्य होता हो तो दोनों देशों की सरकारों द्वारा निर्मित कानून का पालन अत्यंत आवश्यक होता है। संयुक्त साहस यह 2 व्यावसायिक इकाइयों के मध्य साधन संपत्ति का महत्तम उपयोग करके उनकी निपुणता का उपयोग करते हैं और व्यवसाय की जोखिम उठाने के लिए लाभ का वितरण करते हैं। संयुक्त साहस प्रारंभ करने का उद्देश्य व्यवसाय का विस्तार, नए उत्पादों का विकास अथवा नए बाजारों का विस्तार करना होता है। अब तो बहुत से औद्योगिक साहस दूसरे औद्योगिक साहस के साथ व्यूहात्मक संधि करते हैं। ऐसी संधियां औद्योगिक साहस
अपनी पूरक या अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करने के लिए, वितरण मार्ग के विकास के लिए, औद्योगिक प्रक्रिया के लिए अथवा मौद्रिक बातों के लिए करते हैं। भारत में संयुक्त साहसों के लिए कोई अलग कानून नहीं है। भारत में पंजीकृत कंपनी स्थानीय कंपनी मानी जाती है। इस समय अधिकांश संयुक्त साहस भारत में सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। यदि किसी भी संयुक्त साहस में विदेशी साझेदार हो या अनिवासी भारतीय हो तो भारत सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। मतलब विदेश का रहने वाला हो तो किसकी अनुमति जरूरी है? सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होती है। ऐसी स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक अथवा विदेशी निवेश वृद्धि निगम द्वारा परिस्थिति के अधीन रहकर मिल सकती है। अब हम देखते हैं संयुक्त साहस के लक्षण। तो पहला लक्षण है इसका, दोनों पक्षकारों के लिए लाभदायी। संयुक्त साहस दोनों पक्षकारों के लिए लाभदायी होते हैं। वे अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे के पूरक सिद्ध होते हैं। सेकेंड है अधिक साधन संपत्ति और क्षमता। संयुक्त साहस में जब दोनों पक्षकार जुड़ते हैं तब दोनों पक्षकार अपनी साधन संपत्ति और क्षमता का लाभ एक दूसरे को देते हैं। इस तरह दोनों पक्षकारों की संयुक्त साधन संपत्ति और क्षमता उनको अधिक उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। तीसरा है नई तकनीकी। संयुक्त साहस के द्वारा अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान संभव हुआ है। अधिक अच्छी टेक्नोलॉजी के कारण उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है। समय, शक्ति और टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यक्षमता और असरकारकता में वृद्धि होती है। चौथा है नए बाजारों का विकास। एक देश में स्थित व्यवसायी जब दूसरे देश की इकाई के साथ संयुक्त साहस द्वारा जुड़ती है तब नए बाजारों का विकास करना संभव होता है। जैसे कि भारत की कंपनी के साथ विदेशी कंपनी संयुक्त साहस के रूप में संलग्न हो तो भारत के बाजार में प्रवेश का मार्ग विदेशी कंपनी के लिए खुलता है। बहुत सी कंपनियां अपने देश के बाजार में अधिक से अधिक विक्रय करने के पश्चात विदेशों के बाजार में संयुक्त साहस द्वारा प्रवेश करके उनका विकास निरंतर चालू रखती है। नेक्स्ट है शोध खोज। संयुक्त साहस द्वारा नए और सृजनात्मक उत्पाद बाजार में रखे जाते हैं। विदेशी साझेदार कई बार अपने नए विचार और उत्तम टेक्नोलॉजी का लाभ संयुक्त साहस द्वारा प्रदान करते हैं। छठा है निजी उत्पादन लागत। आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण और वृहद पैमाने पर उत्पादन के कारण उत्पाद की उत्पादन लागत नीची रहती है, मतलब कम होती है। नीची उत्पादन लागत के कारण विक्रय मूल्य कम रहता है जो कि उत्पादन की मांग में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है धंधा के साख में वृद्धि। दो पृथक व्यावसायिक इकाइयाँ संयुक्त साहस द्वारा जुड़ती है। इसमें दोनों व्यावसायिक इकाइयों की व्यक्तिगत साख का लाभ संयुक्त साहस को मिलता है। कई बार संयुक्त साहस का एक साझेदार अपनी इकाई की साख का उपयोग संयुक्त साहस को करने देते हैं। जैसे कि कोई विदेशी कंपनी संयुक्त साहस के उनके भारतीय साझेदार को अपने ब्रांड का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त साहस में मदद मिलती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक निजी साझेदारी। अभी हम इसका ख्याल देखते हैं। सार्वजनिक निजी साझेदारी यह समय की मांग में से उत्पन्न नई व्यवस्था है। भारत सरकार ने 1991 से भारत में वैश्वीकरण को स्वीकार किया और अधिकांशतः उत्पाद सेवाएं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलने वाली वस्तुएं भारतीय बाजार में मिलने लगी। लेकिन इस हेतु आवश्यक ढांचा तैयार करने के लिए बड़े पैमाने में निवेश की आवश्यकता पड़ने लगी। उदाहरण के रूप में हवाई सेवा के लिए एयरपोर्ट का विस्तृतीकरण और इससे संबंधित अन्य सेवाएं बहुत ही ज़रूरी है। नवीन और आधुनिक कार के लिए अच्छे रोड होना अति आवश्यक है। इस ढांचे के विकास हेतु वृहद पैमाने में निवेश सरकार के लिए अल्पकाल में करना असंभव था।
निजी क्षेत्र ऐसे निवेश करने के लिए सक्षम थे, परंतु स्थायी स्तर पर ऐसे ढांचे निजी क्षेत्रों को सौंपने से एकाधिकार के दूषण का प्रश्न था। इसलिए एक नवीन व्यवस्था स्वीकार हुई, जिसके अनुसार सरकार ऐसे ढांचे के लिए जमीन उपलब्ध कराए, विकास करने के लिए निवेश निजी क्षेत्र करे, जिसके बदले में सरकार निजी क्षेत्र को निश्चित वर्ष के समय काल के लिए उनको ढांचे के लाभार्थियों के पास से निर्धारित रकम फीस के रूप में वसूलने का अधिकार देंगे। निर्धारित समय काल पूर्ण हो तब तक ऐसे ढांचे की सुरक्षा का कार्य भी निजी क्षेत्र को रखना पड़ेगा और उनके पश्चात ऐसे ढांचे निजी क्षेत्र सरकार को सौंप देंगे। इसके पश्चात इस ढांचे की सुरक्षा का कार्य सरकार का रहेगा। उदाहरण के रूप में अहमदाबाद वडोदरा का जोड़ता एक्सप्रेस वे। तो इस प्रकार से सार्वजनिक और निजी साझेदारी होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपयोगिता। शहरों और गांवों के विकास के कारण नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता सतत बढ़ती रहती है। आधुनिक जनजीवन में कई सेवाएं और सुविधाएं अनिवार्य बनती जा रही है। ऐसी आवश्यकता वाली सेवाएं और सुविधाएं कार्यक्षम रूप से सतत देने वाली व्यवस्था तंत्र को सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में पहचाना जाता है। सार्वजनिक उपयोगिता की इकाइयाँ जल आपूर्ति, विद्युत आवागमन के लिए वाहन, संदेश व्यवहार, गैस, गटर, ड्रेनेज लाइन इत्यादि प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता में होने वाली कमी यह सार्वजनिक जन जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए सार्वजनिक उपयोगिता की इकाइयों को एकाधिकार दिया जाता है और उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। निजीकरण की विचारधारा के अनुसार अब इन क्षेत्रों में भी स्पर्धा होने लगी है। कानून में सुधार करके इस क्षेत्र में भी स्पर्धा दिखाई देती है। टेलीफोन सेवा सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा मानी जाती है। सरकार ने प्रारंभ से ही कानून द्वारा अपने एक अलग विभाग द्वारा एकाधिकार की स्थापना की थी। अब इस कानून में परिवर्तन करके एक से अधिक इकाइयों को यह सेवा प्रदान कर सके यह स्वीकार किया गया। लेकिन स्पर्धा स्वीकार करने के पश्चात सरकार उन पर नियंत्रण रखती है और ऐसी संस्थाएं सार्वजनिक जनता को वास्तव में इच्छित सेवाएं प्रदान करें और ग्राहकों का शोषण न करें, उनका हमेशा ध्यान रखती है। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका द्वारा उनका संचालन होता है। राज्य स्तर पर वाहन व्यवहार, विद्युत, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सेवाएं राज्य सरकार संचालित विभाग, कंपनी या निगम द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर परिवहन, डाकतार, टेलीफोन जैसी सेवाएं केंद्र सरकार संचालित विभाग, कंपनी या निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम आम जनता का आवागमन बस द्वारा करती है। इस तरह सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य जीवन जरूरी और जीवन यापन में अधिक सरलता सर्जित कराए ऐसी सेवाएं प्रदान करनी है और इन सेवाओं के कारण जनजीवन सरल बनता है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इन वीडियो को आपको 2 से 3 बार ध्यान से सुनना है।